संवैधानिक विकास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इन लोगों ने ये सुधार यहाँ लाया था। अब इसमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये मॉन्टेग्यू कौन है और चेम्सफोर्ड कौन है। तो याद रखिए, मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव की पोस्ट पर थे। किसकी पोस्ट पर? भारत सचिव के। जबकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। अब इस अधिनियम में जो विशेष बातें थी उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहला मैंने यहाँ लिखा है कि इस अधिनियम की प्रस्तावना की घोषणा कब की गई? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा की गई, इसलिए अगस्त घोषणा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी एग्जाम में आया है, अगस्त घोषणा कब हुई? तो ये हुई है 1917 में हुई है। और इस अधिनियम की जो रिपोर्ट्स पहली बार प्रकाशित हुई है, वो प्रकाशित हुई है 1918 में, जबकि ये अधिनियम बना है 1919 में और लागू होने में इसके 2 वर्ष लग गए। यानी 1919 का अधिनियम का लागू कब हुआ है? 1921 में हुआ। कब हुआ है? 1921 में। अब देखिए, अगला प्रावधान क्या है इसमें, जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाएगा, किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? तो आपका कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1919 का ही एक्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने दर्शाया हुआ है, प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन किसे कहते हैं? जब दोहरी व्यवस्था का शासन पड़े। इसके जनक हैं कटियर्स। कटियर्स महोदय द्वैध शासन के जनक हैं। प्रांतों में द्वैध शासन कैसे लगा था? तो इसमें 2 विषय रखे गए थे, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय पे कानून कौन बना सकता था? ला कौन बना सकता था? तो कानून मंत्री बना सकता था। जबकि हस्तांतरित विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी को। इसलिए इसको द्वैध शासन या दोहरा शासन कहा जाता है। अगला प्रावधान 1919 का देखिए, केंद्रीय विधान मंडल जो था उसको द्विसदनात्मक बनाया गया। मतलब वहाँ क्या हो गए? 2 हाउस हो गए, 2 सदन हो गए। उसके नाम उस समय क्या क्या रखे गए थे? तो याद रखिएगा, जो है विधानसभा, जो निम्न सदन था, जो छोटा सदन था, उसको बोला जाता था विधानसभा। और जो उच्च सदन था वो बना, उसका नाम था राज्य परिषद। राज्य परिषद को उच्च सदन बोला गया। आज भी यही व्यवस्था है। आज थोड़ा नाम चेंज हो गया है, आज लोकसभा और राज्यसभा नाम है, लेकिन पहले 2 सदन जब बने थे ये नाम था। अगला प्रावधान हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रांतीय विधानमंडल के कुछ सदस्य प्रत्यक्ष चुन के आने लगे। जो प्रांतीय विधानमंडल था वहाँ कुछ सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई है, तो याद रखिएगा 1919 के एक्ट के तहत ही ये शुरुआत हुई है। अब देखिए, इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। जैसा कि आपको पता है कि 1909 के एक्ट में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी, उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ उसका विस्तार किया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। किसके लिए किया गया है? तो याद रखिए, सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई और यूरोपियन, इन चारों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। किस एक्ट के तहत? तो 1919 के एक्ट के तहत अपनाई गई। प्लस इसी एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई। भारत का एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहाँ? इंग्लैंड में। किस एक्ट था? तो 1919 के एक्ट के तहत। और अगली खास बात इस एक्ट में थी, इसी एक्ट द्वारा सबसे पहले भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया। लेकिन आगे जब इसका थोड़ा सा विकास हुआ तो उसके लिए ली आयोग गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1923 में। और इसकी रिपोर्ट पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सर्वप्रथम 1926 में हुआ था। अब देखिए, जो एक्ट आया था इसकी समीक्षा के लिए ये प्रावधान किया गया था कि 10 साल बाद जो है एक आयोग हम लोग गठित करेंगे, वो आके समीक्षा करेगा कि इसमें जो चीज़ें जो टारगेट किया गया था वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ 10 वर्ष बाद 1919 के एक्ट की समीक्षा एक आयोग द्वारा की जानी थी। तो 10 वर्ष बाद यानी 1929 में आयोग बनना था, आना था, लेकिन समय से पहले ही बन गया। उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? 1927 में हुआ है। देखिए, इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे।
ये साइमन कमीशन गठन 1927 में होता है, लेकिन आता कब है भारत? 1928 में आता है। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। वहां इनका एक प्रसिद्ध कथन आता है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेंगी। ठीक है। अब जो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, इसी के आधार पर भारत में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं ताकि भारत में भारतीयों के सहयोग से यहाँ शासन चलाया जा सके, आपस में बैठ के बातचीत किया जा सके। इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। उनकी डेट भी देख लीजिए। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। इसमें याद रखिएगा कि कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी। कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आपका 1919 के बारे में मेन प्रावधान मैंने आपको बता दिया।